शाम को देवी माँ की आरती ख़त्म की। शाम की नहीं, रात की। ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से अपनी दुकान से घर आते आते रात हो रही थी, जिसकी वजह से आगे के सब काम करने में देर हो रही थी। दुकान से आते आते रात के 8 साढ़े 8 हो जाते, फिर नहा के पूजा पाठ करने में 9:30 बज जाते। 10 बजे तक खाना और खाना खाने के बाद टहलना, मतलब अपने दोस्त के साथ कुछ दूर तक वॉक करने के लिए जाना। मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हर रात हम लोग खाना खाने के बाद मिलते और वॉक करते करते गप्पे मारते। ये हमारा रोज़ का था, और कभी कभी हम चलते हुए काफ़ी दूर आ जाते और ये हमें समझ में भी नहीं आता। राहुल को फ़ोटोग्राफी करने का बहुत शौक़ था और कुछ दिन पहले ही उसने एक नया मोबाइल फ़ोन लिया था, जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए हमने तय किया कि वॉक करते करते हम एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढेंगे और नाइट फ़ोटोग्राफी करेंगे। उस रात भी मुझे आरती करने में देर हो गई थी। खाना देर से ही खाया था, इसलिए रात के 11:45 बजे हम दोनों वॉक पे निकले। हम हर बार के जैसे ही गप्पे मारते मारते कब दूर निकल के आ गए, हमें पता ही नहीं चला। रात के 11:30 बज गए थे। उस दिन बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी, इसलिए अब वातावरण भी काफ़ी ठंडा हो चुका था। लेकिन हम जिस जगह आए थे वहाँ ठंडी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। वहाँ पर एक ही स्ट्रीट लाइट थी और हम ये देखकर चौंक गए कि रात के 11:30 बजे हम दोनों के अलावा आसपास कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ हरे और घने पेड़ थे। फिर हमें तय करने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि नाइट फ़ोटो शूट के लिए यही हमारा लोकेशन है। इससे बढ़िया जगह हमें यहाँ मिलने वाली नहीं थी, ये हमें पता था, और हम दोनों ने तय किया कि यहीं पे फ़ोटोज़ निकालेंगे। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक अलग ही प्रकार का डर लग रहा था, शायद ठंडा वातावरण या उस घने अंधेरे की वजह से, पता नहीं। उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी बस वहीं तक दिखाई दे रहा था, उसके अलावा था तो केवल घना अंधेरा। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं फ़ोटो के लिए अलग अलग एंगल सेट कर रहा था। उसका नया फ़ोन निकालने से पहले मैंने मेरा फ़ोन राहुल को दिया और मेरे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बोला। लेकिन केवल 4-5 मिनट ही हुए थे, उसमें केवल 8 या 9 फ़ोटोज़ ही निकाले थे, और अचानक मेरा फ़ोन लो बैटरी का नोटिफिकेशन देने लगा। ये थोड़ा चौंकाने वाला ही था, क्योंकि घर से निकलते समय मैंने फ़ोन फुल चार्ज किया था और मेरे फ़ोन की बैटरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं ज़रा सोच में ही पड़ गया था। लेकिन तभी राहुल ने उसका नया फ़ोन निकाला और नीचे एक पेड़ के पास रखकर कैमरा एडजस्ट करने लगा और मुझे बोला, बहुत हो गया रे तेरे अकेले के फ़ोटो, अब टाइमर लगा के दोनों के फ़ोटो निकालेंगे। उसने मुझे वहीं पे कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े होने के लिए बोला और वो उसके कैमरे में टाइमर मोड सेट करने गया। आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, जो मैं अपने पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकता। टाइमर मोड सेट करके वो तुरंत मेरे साइड में आके खड़ा हुआ। फ़ोटो अच्छा आने के लिए मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके कंधे को छूते ही एकदम से मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसका शरीर बहुत ठंडा हो गया था। मतलब
अपना बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे भी बहुत कम था। मुझे लगा शायद इस रात की ठंडी की वजह से हो गया होगा, इसलिए मैंने उसे कुछ पूछा नहीं। 8-9 सेकंड के बाद फ़ोटो क्लिक हो गया होगा, ये सोचकर मैं पीछे मुड़ा और उतने में फ़ोन रखे पेड़ के पीछे से राहुल का आवाज़ आया, अरे मम्मी यहीं पास में हूँ, आता हूँ आधे घंटे में। वो उसके पुराने फ़ोन पर उसकी मम्मी से बात कर रहा था। वो जल्दी मेरे पास आया और बोला, काफ़ी देर हो गई रे, चल जल्दी से फ़ोटो निकालते हैं और जाते हैं यहाँ से। राहुल को वहाँ पे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो बिल्कुल ही चौंक गया था। फिर मैंने उसको बोला, अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, अभी तो टाइमर सेट करके निकाला ना फ़ोटो हमने। कुछ भी क्या बोल रहा है तू, मम्मी का कॉल आया था इसलिए पेड़ के पीछे जाके मम्मी से बात कर रहा था मैं। उसकी बातें सुनकर मैं अब डर गया था। अगर वो उस पेड़ के पीछे फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर रहा था तो मेरे साथ फ़ोटो खींचने कौन आया था। मैंने मेरा हाथ किसके कंधे पर रखा था, क्योंकि उस जगह पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। और फिर पिछले 2 मिनट में जो हुआ वो क्या था। मेरे मन में ऐसे अनेक प्रश्नों का पहाड़ टूट रहा था। इन सारे प्रश्नों का जवाब वो निकाले हुए फ़ोटो में था। मैंने उसका फ़ोन हाथ में लिया और फटाफट स्क्रॉल करने लगा। वो पल मेरे कल्पना शक्ति के पार का था। फिर मैंने एक पल की भी देरी ना करते हुए राहुल को लेकर घर जाने के लिए निकला। वो मुझे लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। लगातार कोई हमारा पीछा कर रहा है ऐसा मुझे लगने लगा था, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और मैंने भी ये सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ये सोचते हुए मैंने चलने की स्पीड बढ़ाई। राहुल का सवाल पूछना चालू ही था। मैंने उसको घर पहुंचने के बाद सब बताता हूं तुझे, ऐसा बोलकर शांत किया, लेकिन वो बार बार पूछ रहा था, हम लोग वहाँ से ऐसे अचानक क्यों निकले, ऐसा क्या हुआ। शायद वो मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर समझ गया था कुछ तो गलत हुआ है। हम उस जगह से थोड़ा दूर ही आए थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, राहुल। मैंने राहुल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, अब जो कुछ होना है हो जाए, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो उसे समझना चाहिए था अब वो समझ गया था, और वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप चलने लगा। हम दोनों ही तेज़ी से चलने लगे थे, और केवल उसके ही नहीं अब मेरे भी नाम से आवाज़ आने लगी। सबसे भयानक और खौफनाक मतलब वो आवाज़ कभी हमसे केवल एक कदम दूर पीछे से आती और अगले ही पल बहुत दूर से आते हुए सुनाई देती। हम दोनों ही डरे और सहमे से फटाफट चलते हुए आगे जा रहे थे। कुछ ही दूर पे एक दुर्गा माता का जागृत और प्राचीन मंदिर था। अक्सर वहाँ पर जागरण और महाआरती का कार्यक्रम होता था। इतने में रात प्रहर के आरती होने का समय हो गया था और मंदिर से नगाड़े और घंटानाद की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम दोनों ही अब पूरी जान लगा के मंदिर की ओर भागने लगे। आरती शुरू होते ही शंखनाद हुआ और तभी हम मंदिर के सामने पहुंच गए। फिर हमने चैन की सांस ली और अब हमारे पीछे जो कोई था उसके होने का एहसास नहीं हो रहा था। हम दोनों कब वो आरती में मग्न हो गए पता ही नहीं चला। आरती होने के बाद हम दोनों ने दुर्गा माता के सामने साष्टांग दंडवत करते हुए माँ ने हमारी रक्षा की, इसका आभार माना। फिर वहाँ से हम सीधा अपने घर गए। बहुत थक गए थे
इसलिए तुरंत सो गए। लेकिन वो फ़ोटो राहुल के फ़ोन में से डिलीट करना मुझसे रह गया था। अगले दिन राहुल का फ़ोन लेके जब मैंने वो फ़ोटो फिर से देखा तो फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उस फ़ोटो में मेरे साइड में कोई खड़ा था, लेकिन वो राहुल नहीं था। राहुल के जैसा ही दिखने वाला उसका शरीर और उसके कंधे पे मैंने हाथ भी रखा था। मुझसे ज़्यादा राहुल को ही बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो तो केवल यही बोल रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था उस रात हमारे साथ क्या हुआ था। उस रात उस जगह हम दोनों के अलावा तीसरा कौन था, और था तो वो कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया। वो मनुष्य था या कोई और, इन सभी सवालों के जवाब आज तक मिल नहीं पाए, और ये राज आज तक केवल एक राज ही बन के रह गया।